हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से जो सीआईबी का आपका पेपर है उसमें से मॉड्यूल ए का इंटरनेशनल बैंकिंग का चैप्टर 1 का पार्ट 10 हम देखेंगे आज। एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड है आपका ये पार्ट 10। आपका टोटल चैप्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जो हम देख रहे हैं उसमें से पार्ट 3 है आपका वीडियो का। ठीक है, टोटल वीडियो में से ये 3rd वीडियो है। अब देखिए, टोटल इस चैप्टर की बात करें तो ये सारे टॉपिक को कवर करवाए गए हैं आपको अच्छे ढंग से, सारे वीडियो डले हुए हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसमें से 3rd वीडियो ये है आपका। लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट की इससे जस्ट पहले की जो वीडियो थी उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चन किसके थे? ये 5 क्वेश्चन थे आपके जो बुक में दिए हुए हैं, मैकमिलन के बुक में। वो सारे हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो दिए हुए हैं उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 के आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ऑन 1st जून अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल USD 1 lakhs ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 5th सितंबर। ठीक है, ये क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहां तक समझ में आया कि एक कस्टमर आपके हैं, है ना, वो आपको इंपोर्ट जो है इंपोर्ट बिल के रिटायरमेंट के लिए आपको एक क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल मतलब क्या हो गया कि जब ड्यू डेट आएगा उसका, उस समय बैंक को बोल रहा है कि बैंक उस चीज के लिए, इंपोर्ट के लिए, कि वो जो पैसा है वो भेजना है। कब भेजना है? जब ड्यू डेट आएगा। तो उसे ही रिटायरमेंट बोलता है कि ड्यू डेट में। ठीक है, तो और किस में भेजना है? यूएस डॉलर में भेजना है। अब ये भेजना ही क्यों है ना? पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये कैसे पता चला? तो इंपोर्टर वर्ड से पता चला। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर जो होते हैं वो गुड्स मंगाते हैं, इसलिए उसे करेंसी भेजना होता है, और जो करेंसी भेजेगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, इसलिए वो करेंसी है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर को भेजना है, इसलिए वो बैंक के पास आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरी बात है, इसका जो ड्यू डेट है, जो भेजने का पैसा जो बैंक फाइनली जो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करवाएगी, वो आपका 15 सितंबर है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, गिवन रेट आपका दिया है यूएसडी आईएनआर का वैल्यू ये दिया है, रेट जो है एक्सचेंज रेट है आपका ये है। फॉरवर्ड प्रीमियम है, उसमें से जून का फॉरवर्ड प्रीमियम आपका 10 और /12 है। जुलाई का आपका ये फॉरवर्ड प्रीमियम है। अगस्त का आपका ये है, और स्पॉट सितंबर का आपका ये है, और अगस्त टू 15 सितंबर का आपका ये प्रीमियम दिया हुआ है। तो प्रीमियम यहां क्यों वर्ड आया? क्योंकि जब भी आपका T+2 के बाद, इसका मतलब स्पॉट के बाद कोई यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके आगे, तो वहां पे टाइम जो है सो इन्वॉल्व हो जाता है, और उस समय के लिए या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम का वर्ड आता है। ठीक है, प्रीमियम रहेगा तो हमेशा ऐड करना पड़ेगा इस स्पॉट रेट में, और डिस्काउंट रहेगा तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। इतनी बातें तो आपको समझ में पहले से आ रही होगी, क्योंकि अभी तक हम यही चीज कर ही रहे हैं। आगे दे रहा है कि मार्जिन भी आपका 0.20% लेना है स्पॉट रेट पे। जो स्पॉट रेट निकल के आएगा उस पे मार्जिन भी अप्लाई करना है। तो ऐसे केस में आपको बताना है फाइनली कि वो कितना, उसका रेट क्या होगा, और जब कन्वर्जन किया जाएगा तो कितना फाइनली बैंक उस चीज को पे करेगी। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका रेट दिया है USD/INR का वैल्यू दिया हुआ है, ये रेट आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इट इज द केस ऑफ सेल बाय बैंक, सो USD INR का वैल्यू इतना होगा। क्यों? क्योंकि जब बैंक सेल करेगी, यहां पे इंपोर्ट का केस है, इसका मतलब ड्यू डेट में उसे फॉरेन करेंसी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा किसको? एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा, इसलिए फॉरेन करेंसी देगा, मतलब सेल करेगा बैंक। ठीक है, तो सेलिंग रेट लगेगा, और सेलिंग रेट आपको पता है कि ज्यादा वाला रेट लगता है ना। आपका वैल्यू ये है, तो ये वाला बाइंग रेट हो गया, ये आपका सेलिंग रेट हो गया सेकंड वाला। तो यहां पे सेलिंग रेट आपका 75.29 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाय लो सेल हाई के कॉन्सेप्ट में बैंक काम करता है। आगे देखिए, फॉरवर्ड प्रीमियम जो है वो 15 सितंबर को कितना होगा? तो 15 सितंबर को, इसका मतलब है कि पूरा सितंबर कंप्लीट नहीं है, तो अगस्त का हम लोग जो प्रीमियम है उसे लेंगे। अगस्त का आपका प्रीमियम कितना है? अगस्त का प्रीमियम आपका है 34। अब 34 क्यों, 32 क्यों नहीं? क्योंकि यहां सेल हाई, सेल किया जाएगा, इसलिए हाइयर रेट को लिया जाएगा, इसलिए 34 को लिया जाएगा। दूसरी बात है, सितंबर का भी प्रीमियम आपका दिया हुआ है 7, तो ये आपका लिया जाएगा 7, तो दोनों ऐड करेंगे तो आपका 41 निकल के आए, जो प्रीमियम के रूप में होगा।
तो प्रीमियम को क्या किया जाता है, हमेशा ऐड किया जाता है। तो 75.29 आपका ये स्पॉट रेट था, है ना, जो सेल करने का है, उसमें ऐड करेंगे प्रीमियम, तो आपका ये रेट निकल के आ गया। अब यहाँ पे 0.20 मार्जिन भी लिया जाएगा। तो मार्जिन किस पे लिया जाएगा, ये जो आपका रेट निकल के आया इस पे। तो जब मार्जिन आप लेंगे इतना, तो मार्जिन का वैल्यू आपका ये आया, और मार्जिन को जब ऐड करेंगे उसमें, है ना, तो आपका वैल्यू निकल के ये आया। अब इसका नियरेस्ट हम ले लेंगे, क्योंकि 0.25 के नियरेस्ट में जनरली वैल्यू लिया जाता है फिडाई के अनुसार से। तो 0.25 पैसे के नियरेस्ट में यदि हम लेते हैं, तो इस तरह से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75.8500 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 का नियरेस्ट यदि 25 के केस में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब यदि वैल्यू निकालना है, यूएसडी का वैल्यू कितना है, तो उसके अब जब रेट हमारा निकल गया, तो यूएसडी का वैल्यू कितना होगा, 1 लाख का, ये आराम से आप निकाल सकते हैं कि कितना करेंसी जो है सो लगेगा, इंपोर्टर को कितना भेजना पड़ेगा। ठीक है, आईएनआर के रूप में। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है सो फाइनली यूएसडी के रूप में उसे प्रोवाइड करवाएगा 1 लाख रुपया। तो इंपोर्टर को कितना पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, वो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से। देखिए, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है तो घुमाया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझिए यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ लेंगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना। योर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो रुपीज अकाउंट विद योर बैंक, है ना, वांट्स टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेज ऑफ ₹30 मिलियन, है ना, अगेंस्ट यूएस डॉलर। यहां तक क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। योर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि जो आपका फॉरेन करेंसी में बैंक ने बाहर में दूसरे फॉरेन करेंसी में जो फॉरेन के बैंक है उसके साथ जो अकाउंट मेंटेन किया है, तो वो अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाता है, नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि आपका जो बैंक है, डोमेस्टिक बैंक है, जब फॉरेन में कोई फॉरेन बैंक के साथ वो अकाउंट मेंटेन करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। किसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है, वो डोमेस्टिक जो बैंक है उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। लेकिन यहां पे वो चीज नहीं कह रहा है, यहां क्या कह रहा है कि आपके जो फॉरेन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है ना, वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आपके पास रूपी अकाउंट, नोस्ट्रो रूपी अकाउंट, मतलब बैंक के साथ जो मेंटेन किया है नोस्ट्रो रूपी अकाउंट, वो मेंटेन किया जा रहा है। तो आप बताइए, उस बैंक की बात कर रहा है जो फॉरेन में बैंक है, और उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट है। इसका मतलब इंडिया के लिए क्या है, इंडिया मतलब डोमेस्टिक करेंसी के लिए क्या है, वो वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। डोमेस्टिक के लिए क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट होगा। लेकिन यहां बात कर रहा है फॉरेन में जो बैंक है उसके लिए, वो इंडियन रुपीज में यहां पे अकाउंट अपना मेंटेन किया है, जिसे नोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे उस फॉरेन बैंक के लिए। ये बात समझ में आ गई। और वो चाहता है, वो क्या चाह रहा है, वांट टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेज 30 मिलियन, वो उससे कैश निकाल, सॉरी, उससे जो है इंडियन करेंसी वो लेना चाह रहा है, निकालना चाह रहा है, जो कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट। इसका मतलब यूएस डॉलर के अगेंस्ट बोल रहा है, इसका मतलब जो बैंक है वो अमेरिका का कोई बैंक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जहां यूएस डॉलर चलता है वहां का वो बैंक है। एज्यूमिंग दैट द यूएसडी आईएनआर इंटरबैंक मार्केट इज आपका दिया हुआ है, ये जो रेट है यूएसडी आईएनआर का वो आपका रेट दिया हुआ है। तो व्हाट रेट वुड बी कोटेड टू द कॉरेस्पॉन्डेंट, उसे क्या कौन सा रेट लगाएंगे जब जो आपका फॉरेन के जो बैंक हैं वो जब उससे डेबिट करेंगे, है ना, आपके पास जो वो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं नोस्ट्रो अकाउंट, उसमें से क्या आप रेट लगाएंगे। तो आपके लिए रेट यहां दिया हुआ है, और रेट लेकिन दोनों है, बाइंग रेट भी और सेलिंग रेट है। तो आप कौन सा रेट लगाएंगे वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट, उसमें से मार्जिन को इग्नोर करना है, मार्जिन को आपको यहां नहीं लेना है, एक चीज बता दिया है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ यूएसडी, यूएसडी का अमाउंट निकालना है, यूड रिसीव इन योर यूएसडी नोस्ट्रो अकाउंट इफ द डील इज स्ट्रक्ट। क्या कह रहा है कि आपके नोस्ट्रो अकाउंट में कितना यूएसडी आएगा, क्योंकि वो अपना यूएसडी तो सॉरी अपना जो है वो बैंक वो नोस्ट्रो अकाउंट को उसमें नोस्ट्रो अकाउंट में से वो डेबिट करना चाह रहा है ना, अपना यूएस डॉलर उसका डेबिट होगा और इंडियन करेंसी को लेना चाह रहा है। लेकिन आपके कहने का मतलब डोमेस्टिक बैंक है उसके अकाउंट में कितने यूएस डॉलर आएंगे, ये यहां पे पूछा जा रहा है।
ठीक है, यदि डील फाइनल होता है तो। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहां पे होगा कि ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट है वो फॉरेन फॉरेन बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के लिए जो बैंक है, इसका मतलब वोस्ट्रो अकाउंट है इंडियन बैंक के लिए, इंडिया के जो बैंक है उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो गया वो। ठीक है, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट क्या है, इसके लिए वीडियो बना हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अमाउंट परचेज है ना बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मीन, परचेज्ड फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट मीन amount in foreign currency USD is coming in Vostro account of Indian bank, as such rate will be TT buying rate। अब TT वर्ड को आप नहीं भी पकड़िएगा तो मतलब नहीं है इसका, आप सिर्फ यहाँ पे बाइंग रेट लगेगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा आपने कि जो इंडिया के लिए वोस्ट्रो अकाउंट है और उस वोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आएगा, डॉलर आएगा, है ना, क्योंकि जब रुपीज को इंडियन जो फॉरेन के बैंक है उसको जब दिया जाएगा तो वो डॉलर देंगे जो वोस्ट्रो अकाउंट में हमारा क्रेडिट होगा। इसका मतलब है कि करेंसी आएगा, इसका मतलब बाइंग रेट लगेगा। ठीक है, तो बाइंग रेट लगेगा तो ये आपका कोटेशन दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो बाइंग रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम वाला लगाएंगे, लोअर वाला लगाएंगे, तो बाइंग रेट आपका ये हो जाएगा 752550। बात समझ में आ गई। अब ये तो समझ में आ गया कि कोटेशन हमारा फाइनली जो बनने वाला है एक्सचेंज रेट वो आपका ये बनने वाला है। अब यहां पे एक चीज समझिए कि यूएसडी 75.2550 INR हो गया, इतना हो गया कि 1 यूएसडी इक्वल टू इतना, है ना, क्योंकि ये स्लैश है, स्लैश के इधर इधर चल जाएगा तो INR इधर आएगा, तो ये हो गया। तो 1 INR इज इक्वल टू यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1 से इधर वाले में, है ना, जस्ट आपका रेसिप्रोकल ले लिया गया है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय वो आ जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा इधर। तो 1 INR इज इक्वल टू इतना है, तो इसीलिए 30 मिलियन यदि हम निकालेंगे यूएसडी का, तो 30 मिलियन यूएसडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 30 इंटू आपका 10 लैक्स हो जाएगा, तो इस तरह से आपका यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और इस 7 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 10 लैक्स होंगे आपके, ठीक है, और उसमें से 30 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब टोटल आपका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 75.2550, इससे डिवाइड करेंगे आपका फाइनली ये वैल्यू निकलेगा। तो आपके जो वोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो ये अमाउंट क्रेडिट होंगे। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्या है, आपके बुक के अनुसार से एग्जाम्पल 8 है। क्या है कि मिसेस बीसीडी वांट्स टू रेमिड जेपीवाई, है ना, जैपनीज येन, कितना 100 मिलियन बाय टीटी वैल्यू स्पॉट। टीटी वैल्यू मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मतलब तुरंत उस चीज को वहां पे क्या है, इमीडिएटली ट्रांसफर की बात होती है इसमें, है ना, एज पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट इनवॉइस। एक इंपोर्ट इनवॉइस मिला है, उसके थ्रू जो है सो टीटी वैल्यू के तहत, मतलब तुरंत जो है सो उस चीज को क्या करना है, अब रेमिट करना है। कितना रेमिट करना है, 100 मिलियन जैपनीज येन को रेमिट करना है। ठीक है, गिवन यूएसडी आपका जो है सो इतना दिया है, यूएसडी और आईएनआर का जो कोटेशन है, जो एक्सचेंज रेट है वो दिया हुआ है, और आपका यूएसडी जेपीवाई का जो कोटेशन है वो ये दिया हुआ है ना, मार्जिन आपका ये यहाँ पे 0.15% दिया हुआ है, टू बी लोडेड टू द, है ना, एक्सचेंज रेट। कैलकुलेट रेट टू बी कोटेड एंड रूपी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ बीसीडी का जो अकाउंट है उसमें कितना पैसा डेबिट किया जाएगा, मतलब इंडियन रुपीज में, उस चीज को आपको निकालना है और रेट निकालना है। तो आप यहां समझिए, जैसे ही आपने देखा कि जेपीवाई को हमें रेमिट करना है, मतलब जैपनीज येन को रेमिट करना है, तो आप ये बताइए जैपनीज येन क्या डायरेक्ट कोटेशन है इंडिया के साथ, डायरेक्ट कोटेशन है इंडियन मार्केट में, नहीं है ना, ये क्रॉस करेंसी की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में यूएसडी और आपका आईएनआर का कोटेशन मिलता है, एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या कह रहा है कि डायरेक्ट कोट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, सो बैंक विल यूज क्रॉस मैकेनिज्म, क्रॉस मैकेनिज्म यूज करेगा। अब इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना हुआ है आपका। अब यहां पे इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा इंडियन रुपीज और जापानीज का रिलेशन चाहिए होगा, है ना, जो कि इंडियन मार्केट में नहीं है डायरेक्टली। तो जो वैल्यू दिया है उसके थ्रू हम निकालेंगे। तो आपका वैल्यू दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर का वैल्यू दिया हुआ है,
एक्सचेंज रेट का, और यूएसडी जेपीवाई का एक्सचेंज रेट का वैल्यू दिया हुआ है, इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका परचेज भी है, सेल भी है, दोनों रेट दिया हुआ है ना, बाइंग रेट और सेलिंग रेट भी है दोनों में। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या कौन सा रेट लेना है। तो यदि यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यहाँ पे हमें कौन सा रेट लेना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। यूएसडी हमने क्या बोला था कि जो फर्स्ट में करेंसी है, बेस करेंसी, उसके बारे में सोचना है आपको कि बैंक उस चीज को क्या कर रहा है ना। तो यूएस डॉलर को क्या करेगा बैंक, क्या कस्टमर को चाहिए यूएस डॉलर, नहीं, है ना, रेमिट तो नहीं करना है यूएस डॉलर, उसे तो जापानीज येन रेमिट करना है। इसके मतलब हो गया कि यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में ये क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ सेलिंग रेट लगाएंगे, सेलिंग रेट आपका ये हो जाएगा, तो 75.2600 आपका सेलिंग रेट लग गया। उसी तरह से इसमें यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा रेट लगेगा, तो इसमें भी फर्स्ट करेंसी को इसको देखना है। तो यहां पे हम देखेंगे तो इसमें हम क्या समझेंगे, सो समझिए, यहां पे यूएसडी है और जेपीवाई का है, हमने क्या बोला कि फर्स्ट करेंसी को देखना है, फर्स्ट करेंसी को। लेकिन यहां पे तो अभी आपने देखा कि यूएसडी को क्या करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा, ठीक है, क्योंकि ना ही उसे रेमिट करना है यूएसडी, ना अपने पास वो रखेगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर से क्या है, इंडियन रुपीज लेगा और उसको क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन यहां पे समझिए फ्रेंड्स, यूएसडी ही है, फर्स्ट में ही आपका बेस करेंसी ही है, इसे यहां वो बाय करेगा। क्यों बाय करेगा, क्योंकि फाइनली ये जेपीवाई को रेमिट करना है ना। तो जेपीवाई रेमिट करना है, तो जब एक चीज को यहां रेमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, इसे इंटरनेशनल मार्केट में जो सेल किया था उसे क्या करेगा, बाय करेगा, और जापानीज को यहाँ पे जापानीज येन को सेल कर देगा कस्टमर को, है ना। समझ में आ गया। तो यहां लगेगा कौन सा रेट, यहां रेट लगेगा आपका बाइंग का रेट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमेशा इसको पकड़ना है फर्स्ट वाले करेंसी को, लेकिन देखना है कि उसे वो कर क्या रहा है, बैंक क्या करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, बस इतना ही समझना है। तो आपका रेट क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा रेट लगेगा, इसमें कौन सा रेट लगेगा। अब देखिए यहां पे आपको रिलेशन क्या चाहिए, जैपनीज येन और आईएनआर का। क्यों, क्योंकि फाइनली रेमिट करना है आपको जैपनीज येन को, और इंडियन के पास क्या है, इंडियन रुपीज होता है, इसलिए ये दोनों के बीच में रिलेशन आपको चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे कितना देना पड़ेगा उसे पैसा। अब इसके लिए जेपीवाई बाय आईएनआर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यूएसडी डिवाइडेड बाय आईएनआर और जेपीवाई डिवाइडेड बाय यूएसडी। यहां से देखिए आपका यूएसडी और यूएसडी कैंसिल हो जाएगा, तो जेपीवाई बाय आईएनआर बच जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हमें आसानी से मिल गया है, यूएसडी बाय आईएनआर का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। लेकिन जेपीवाई बाय यूएसडी का वैल्यू नहीं है, क्योंकि यूएसडी बाय जेपीवाई का है, तो हमने बताया जब ऐसा हो, उल्टा हो, तो आपका 1 बाय इसको कर देना है, ठीक है। तो 1 बाय ये करेंगे वैल्यू, तो आपका इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आया। ये कौन सा रेट निकल के आया, जेपीवाई और आईएनआर का वैल्यू निकल के आया। इसका मतलब ये क्या निकल के आया, जेपीवाई स्लैश INR का वैल्यू आपका निकल के आया 0.6460, ये आपका निकल के आ गया। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जापानीज येन होते हैं, कोरियन करेंसी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे करेंसी हैं जो 100 में लिखे जाते हैं, जो डिनोशन होता है उसका वो 100 में होता है। तो इसीलिए जेपीवाई को भी यदि हम 100 में डिनोट करेंगे तो यहाँ पे ये जो रेट है वो आपका 64.6000 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट आपका आगे बढ़ जाएगा जब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब दूसरी बात है, यहां पे हम मार्जिन को ऐड करेंगे। क्यों मार्जिन को, क्योंकि मार्जिन का वैल्यू दिया हुआ है, और जब मार्जिन का वैल्यू दिया रहता है तो उसे हम जब हम सेल कर रहे होते हैं उस चीज को तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब बाय का केस होता है तो मार्जिन को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ जेपीवाई फाइनली आपको रेमिट करना है, मतलब सेल करना है, इसलिए मार्जिन को ऐड करेंगे। और मार्जिन का वैल्यू आपका कितना है, तो मार्जिन का वैल्यू दिया हुआ है कि 0.15%। तो जो ये जो वैल्यू निकल के आया है आपका, इसका 0.15% निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको नियरेस्ट ऑफ 0.25 ले लेंगे पैसा, तो आपका वैल्यू ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 100 जेपीवाई इक्वल टू वैल्यू आपका ये निकल के आ गया, है ना, ये वाला पॉइंट। अब यहां 100 मिलियन एन की बात कर रहा है कि कितना होगा, तो 100 मिलियन एन का मतलब हो गया कि आप इधर भी मल्टीप्लाई करिए 100 मिलियन से, इधर भी 100 मिलियन से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 मिलियन से, और दूसरी बात है कि ये 100 ये हमेशा जो होता है वो 100 में होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 100 नहीं, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका सिंगल 100 मिलियन जो है उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इस वैल्यू को निकाल देंगे कैलकुलेट करके। समझ में आ रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहां देखिए कैसे हुआ है, एक बार समझिए। 100 जेपीवाई का वैल्यू आपका इतना दिया है, कितना दिया है, 100
जेपीवाई का वैल्यू आपका निकल के आया 64.6975 आईएनआर, है ना, आईएनआर इंडियन रुपीज निकल के आया। ठीक है, अब 100 जेपीवाई का वैल्यू निकल के आया है, लेकिन आपको कितना है कि 100 मिलियन जेपीवाई चाहिए। तो 100 मिलियन जेपीवाई के लिए क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया आपका, और इंटू 100 मिलियन, 100 मिलियन आपका जेपीवाई का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100 मिलियन जो चाहिए, ये 100 मिलियन के लिए आप इधर भी 100 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया है, 64.6979 इंटू आपका हो जाएगा 100 मिलियन। तो मिलियन के लिए 2 4 6 ये कर देंगे, और ये 100 आप इसे इधर डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि फाइनली आपको क्या 100 मिलियन का सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड करेंगे 100 से, और इस तरह से, इसलिए यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसे भी ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, यू आर रिक्वायर्ड टू बुक फॉरवर्ड सेल। अब जैसे ही फॉरवर्ड सेल आया, इसका मतलब है कि सेल की बात आ रही है। सेल मतलब क्या है, करेंसी को सेल किया जाएगा। करेंसी को सेल किया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, सेलिंग रेट लगाएगा। तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में आप जाना चाह रहे हैं, और वो भी क्या है कि 1 मिलियन यूएस डॉलर के लिए। कितना के लिए, 1 मिलियन यूएस डॉलर के लिए। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब समय की बात होगी, तो थर्ड मंथ की बात कर रहा है कि तीसरे महीने में जब से किया जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसके थर्ड मंथ में बोल रहा है। और दूसरा फॉरवर्ड परचेज में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, है ना, फॉरवर्ड परचेज में। तो यहाँ परचेज है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, परचेजिंग का केस कर रहे हैं कोई, तो परचेज आप कर रहे हैं, मतलब फॉरेन करेंसी यहाँ परचेज हो रहा है। तो जब परचेज हो रहा है तो बैंक उस चीज को परचेज करेगा, फॉरेन करेंसी को, और वो भी 2 मिलियन का जो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं परचेज के केस में। और उसकी जो डिलीवरी है वो आपका सेकेंड मंथ में है। सेकेंड मंथ है मतलब 2 महीने, एक जब से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करेंगे उसके सेकेंड मंथ में उसकी ड्यू डेट होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए इसके लिए आपका जो रेट दिया हुआ है वो किस प्रकार है कि यूएसडी आईएनआर का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्सचेंज रेट का, वो ये है। प्रीमियम है, और प्रीमियम कब आता है, जब समय की बात होती है तो प्रीमियम या डिस्काउंट का रोल आता है। तो प्रीमियम जो है वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से दिया है। देखिए ये प्रीमियम का वैल्यू दिया हुआ है टोटल, ठीक है, ये प्रीमियम है आपका, है ना, अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, जो चाहिए थर्ड मंथ और सेकेंड मंथ के लिए वो हम निकालेंगे। और क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि इफ एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.15% टू बी लोडेड फॉर द परचेज ट्रांजेक्शन। परचेज के केस में, जो परचेज के लिए आप एंट्री कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपका 15% मार्जिन होगा, और सेल के केस में आपका 0.20% मार्जिन होगा। और रेट टू बी कोटेड टू नियरेस्ट 0.25 पैसा, जो रेट होगा वो 0.25 पैसे के नियरेस्ट में आपको निकालना है। ठीक है, अब प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट मंथ के लिए आपका ये प्रीमियम है, सेकेंड मंथ के लिए आपका ये है, और थर्ड मंथ के लिए आपका ये प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझिए यहां आपका दिया क्या है। सॉल्यूशन की बात करें तो यूएसडी आईएनआर का आपका वैल्यू ये दिया है एक्सचेंज रेट का, है ना। अब आपको क्या चाहिए, तो फर्स्ट यदि हम इसमें बात करें यूएसडी की, यूएस डॉलर की, तो यहां पे सेल होगा। फर्स्ट केस में सेल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में जब एंट्री कर रहा है फर्स्ट केस में, तो इसका मतलब है कि बिल सेलिंग रेट लगेगा, है ना। यहाँ पे ना बिल बाइंग सोचना है, ना बिल सेलिंग सोचना है, ना टीटी बाइंग, ना टीटी सेलिंग, आपको उससे मतलब नहीं है। जो जैसा दिया है, यदि मार्जिन दिया है तो ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी केस होगा, है ना। यदि प्रीमियम है तो उसे ऐड करिए, और यदि आपका डिस्काउंट है माइनस करना है। उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये देखना है कि बाय हो रहा है या सेल हो रहा है करेंसी। ठीक है, तो बिल बाइंग रेट लगेगा, क्योंकि यूएसडी को यहां पे क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। विल बी एप्लीकेबल ऑन द स्पॉट रेट, तो सेल रेट यदि निकालेंगे उसका, तो सेलिंग रेट आपका ये निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहां 2 रेट दिया है, तो 75.9200 आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब फॉरवर्ड प्रीमियम, अब यहां प्रीमियम की ही बात होगी, तो प्रीमियम थर्ड मंथ के लिए लेंगे, तो थर्ड मंथ के लिए प्रीमियम देखिए यहां पे दिया हुआ है, थर्ड मंथ के लिए प्रीमियम। और यहां पे सेल का केस है, इसलिए ज्यादा वाला प्रीमियम हम लेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा में सेल करना चाहेंगे। अब यहां पे एक चीज और है कि ये प्रीमियम को जब हम ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मार्जिन भी ऐड करेंगे, तो मार्जिन हम ऐड करेंगे, तो मार्जिन के लिए क्या है कि 0.20% लेना है, जो वैल्यू निकल के आया। सो इसका 0.20% निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और इसे फिर से जब हम ऐड करेंगे इस वैल्यू में, तो आपका ये फाइनली निकल के आ जाएगा।
है ना। और इसका नियरेस्ट जब लेंगे 68 के नियरेस्ट क्या होगा 25 में, तो 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे और समझिए जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रीमियम को, यहाँ जो प्रीमियम जो मार्जिन है उसको बाद में क्यों लिया जा रहा है। मार्जिन को यदि हम इसी में ले लेते, इसमें यदि इस रेट में हम ले लेते तो भी हम कर सकते थे, लेकिन क्यों मार्जिन को बाद में लिया जाता है, क्योंकि सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब सेल किया जाता है तो बैंक चाहता है जितना से ज्यादा हो सके सेल में किया जाए उसका, है ना। एक्सचेंज रेट जो सेलिंग रेट है उसके थ्रू मतलब ज्यादा जो है सो सेलिंग रेट वो कोट करे। तो सेलिंग रेट यदि वो यहां यदि मार्जिन को जब बाद में लगाएगा, ये प्रीमियम को ऐड करने के बाद, तो डेफिनेटली मार्जिन का रेट भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये मार्जिन जो होता है वो प्रीमियम के बाद ऐड किया जाता है। यही यदि आपका डिस्काउंट होता तो पहले ही मार्जिन हम ये कर लेते, ऐड कर लेते उस चीज को। ठीक है, समझ में आ गई बात को। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है कि मार्जिन को हम पहले ऐड करें या माइनस करें, जो भी केस बनेगा। ऐड कब करते हैं, जब सेलिंग का केस हो, और मार्जिन को डिडक्ट कब करते हैं, जब बाइंग का केस हो। तो ये चीज देखना है कि मार्जिन को कब हम प्रीमियम के पहले या प्रीमियम के बाद लें, और ये चीज तब आप सोच पाएंगे जब आप ये सोचेंगे कि ये मार्जिन को हम यदि पहले ऐड करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सेल कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं। ठीक है, उससे देखना है कि सेलिंग का रेट अधिक से अधिक हो और बाइंग का रेट कम से कम हो बैंक के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और इस तरह से जब ये रेट निकल के आया, आप इसको यदि आप 1 मिलियन की बात करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपका ये रेट निकल के आ जाएगा, जो बैंक को वो जो मतलब आपके बारे में ही बात कर रहा है ना कि यू आर, इसका मतलब आपको जो है सो बैंक को देना पड़ेगा इतना INR उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट भी यही है लेकिन जस्ट उल्टा है कि यहाँ पे जो होगा वो आपका बाइंग का रेट लगेगा, है ना, क्योंकि वो बाइंग कॉन्ट्रैक्ट में जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एंट्री करता है। तो बाइंग रेट लगेगा। बाइंग रेट हमेशा क्या होता है, कम लगता है, इसलिए आपका 75.91 लग जाएगा, ये वाला रेट लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, अब यहां मार्जिन की जो बात आ गई, वो मार्जिन क्या किया जाएगा, माइनस पहले ही कर दिया हमने। क्यों मार्जिन को पहले कर दिया माइनस, क्योंकि मार्जिन को यदि बाद में करेंगे माइनस तो फिर मार्जिन का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब 100 रुपीज का आप मान लीजिए 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस चीज को आप ऐड करिए, जैसे मान लीजिए तो ये कितना हो गया 110। अब इसका जब आप 10% निकालेंगे तो 11 निकलता है। तो इसी वजह से किसी भी चीज का आप पहले से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यदि फिर से परसेंटेज निकालते हैं तो वैल्यू तो चेंज होता है ना। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पे हमें कम से कम रेट लगाना है, बाइंग का केस है ना, परचेज का केस है, बाइंग का केस है, इसलिए पहले ही हमने मार्जिन को माइनस डिडक्ट कर दिया है और उसके बाद हमने प्रीमियम को ऐड किया है, जो सेकेंड मंथ का प्रीमियम है दिया हुआ है वैल्यू उसे। तो आपका इस तरह से वैल्यू ये बनेगा, नियरेस्ट में जाएंगे तो ये आ जाएगा। और इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलियन से तो ये वैल्यू 2 मिलियन से, क्यों, क्योंकि जो परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है उसका 2 मिलियन का है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो था 1 मिलियन का था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का जो है हम देखने वाले हैं, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ फॉरवर्ड परचेज, फॉरवर्ड परचेज जैसे ही फॉरवर्ड आया इसका मतलब है कि आगे, स्पॉट के आगे की बात हो रही है ना। परचेज है इसका मतलब है कि बाइंग रेट यहां बात होगी बैंक की तरफ से। ठीक है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो फॉर USD 5 लाख, 5 लाख के लिए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में वो एंट्री करना चाह रहा है। ठीक है, कोई भी है, अब कौन है देखते हैं आगे। बुक 2 मंथ्स बैक, अच्छा 2 मंथ पहले जो है सो बुक किया गया था किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, वो 5 लाख का परचेज का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था 5 लाख का, USD 5 लाख का वो बुक किया गया था। वो रेट क्या था, 75.2500 रेट पे किया गया था, ड्यू फॉर डिलीवरी 2 डेज लेटर स्पॉट डेट। और उसकी जो ड्यू डेट है वो आपका 2 दिन बाद ही आने वाला है। ठीक, आप देखिए, द कस्टमर इज इन्फॉर्म्ड बाय द ड्रॉवी ऑफ द बिल दैट द पेमेंट विल बी डिलेड बाय 1 मंथ। अब जो पेमेंट है वो पता चला कि यहां पे 1 मंथ उसका डिले होगा, इसका मतलब ड्यू डेट में मिलने वाला पेमेंट नहीं है बैंक को। ठीक है, तो नहीं मिलने वाला है, तो और क्या दे रहा है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, गिवन इफ द इंटर बैंक स्पॉट इज इतना। अब इंटर बैंक स्पॉट मतलब ये एक्सचेंज का रेट दिया हुआ है, ये रेट आपका इतना है। अब ये बता सकते हैं ये जो रेट होगा वो किस दो करेंसी के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है,
तो यहाँ पे यूएसडी इन्वॉल्व है, ये तो पता चल गया कि यूएस डॉलर होगा एक ठो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इंडियन करेंसी की बात हो रही है तो आईएनआर की बात होगी यहाँ पे। तो आईएनआर यूएसडी का कोटेशन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम आपका 9 और 10 पैसा है। 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम की बात करें तो 1 मंथ के लिए। एंड मार्जिन ऑन टीटी बाइंग एंड टीटी सेलिंग वुड बी 0.15%, मार्जिन भी है। कैलकुलेट करना है कि रेट फॉर cancellations of the existing contract and also give indicative rate for rebooking of 1 month fixed date or option contract beginning 1 month from the spot date। क्या कह रहा है कि अब जो है सो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उसका परचेज का कॉन्ट्रैक्ट जो था उसे आप कैंसिल करिए। क्या है? कैंसिल करना है, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना है। तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो एंट्री होगा वो 1 मंथ, मतलब फ्रॉम 1 मंथ, 1 मंथ के लिए वो करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब क्या कह रहा है कि अल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कितना अमाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा टू द कस्टमर्स अकाउंट, है ना, ऑन स्पॉट डेट अपॉन कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा तो कितना अमाउंट उसका माइनस होगा या प्लस होगा, उस चीज को बताना है। रेट टू बी कोटेड नियरेस्ट टू 0.25 पैसा, और जो रेट आएगा वो आपका 0.25 पैसे के नियरेस्ट में लेना है। तो पूरा क्वेश्चन, ये जो महाभारत है, ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो यहां देखिए, समझिए एक चीज, यहां जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले वो क्या था? परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई आपका क्या था? एक्सपोर्टर था, जिन्होंने कहीं पे या डायरेक्ट जो है सो फॉरवर्ड परचेज ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, डायरेक्ट का, है ना, डेरिवेटिव्स के रूप में कुछ भी चीज है, वो परचेज कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया था। तो वहां पे जब परचेज कॉन्ट्रैक्ट में किया था तो उस समय आपने क्या किया था? उसे बाइंग रेट लगाया था। क्या लगाया था? बाइंग रेट लगाया था। ठीक है, बाइंग रेट लगा था। तो बाइंग रेट लगा था, लेकिन अब उसे कैंसिल करना है उसी चीज को। जब सेम चीज कैंसिल होता है तो उसका उल्टा लग जाएगा, अब सेलिंग रेट लगेगा। क्या लगेगा? सेलिंग रेट लगेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया कि सेलिंग रेट लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा, और यहां कैंसिल करने की बात हो रही है। तो समझिए, इनिशियली द कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑन बाइंग रेट, नाउ इट विल बी कैंसल्ड एट टीटी सेलिंग रेट। देखिए, ऑपोजिट इसका हो जाएगा बाइंग रेट का। टीटी से मतलब नहीं है, टीटी सेलिंग रेट लगता है। जाए थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाए आपका एमसीक्यू के रूप में कि जब कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट था उसे कैंसिल किया जा रहा है तो कौन सा रेट लगेगा, तो आपको तब आपके लिए जरूरी हो जाता है कि टीटी सेलिंग रेट आपको वहां पे बताना है, क्योंकि टीटी सेलिंग का मतलब होता है कि तुरंत पैसे की जो है सो वहां पे कन्वर्जन की बात आती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे ध्यान सिर्फ ये देना है कि सेलिंग की बात होगी। ठीक है, अब स्पॉट रेट गिवन, स्पॉट रेट जो है आपका यही दिया हुआ है ना, यहां पे देखिए ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, ये आईएनआर यूएसडी का। ठीक है, फॉर सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट रेट क्या हो जाएगा? आप चूंकि हमने क्या बताया कि जब कैंसिल किया जा रहा है तो टीटी सेलिंग रेट लगेगा, मतलब सेलिंग रेट लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू है वो लिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपका वैल्यू जो होगा वो आपका वैल्यू कौन सा हो जाएगा? 76.5775 सेकेंड वाला, ये वाला वैल्यू लिया जाएगा, है ना। अब इसमें मार्जिन को ऐड किया जाएगा, तो मार्जिन को ऐड किया जाएगा तो उसका वैल्यू दिया हुआ आपका मार्जिन कितना है? तो मार्जिन आपका 0.15% है। अब इसका निकालेंगे, जब आपका ये वैल्यू आएगा ऐड करेंगे तो आपका ये होगा, नियरेस्ट टू 25 ले लेंगे तो आपका यहां से ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट एज पर प्रायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे समझने वाली बात देखिए, आपका ये वैल्यू तो निकल के आ गया जो आपका रेट है कैंसिल करने के बाद का रेट। ठीक, कैंसिलेशन का रेट आपका ये निकल के आ गया। जब कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया गया था उस समय कौन सा रेट लगाया गया था? देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 75.2500 रेट से वो कॉन्ट्रैक्ट बुक किया गया था। इसका मतलब है टोटल कितना है? टोटल आपका 5 लाख यूएसडी की बात है, तो उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे उस रेट से, तो आपका टोटल इस अमाउंट को देना पड़ा था उस समय। किसको? जो आपके जो कस्टमर थे उसे। अब देखिए, कैंसलेशन का चार्ज जो है ये वाला आपका आया है। अब टोटल 5 लाख का है, 5 लाख यूएसडी। आप इसे जब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कौन सा है? आज के डेट में जब कैंसिल किया जा रहा है तो ये वैल्यू आपका बच रहा है ना। कैंसिलेशन के बाद ये वैल्यू आपका
आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये 5 लाख जो आपका यूएसडी है, क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि यूएसडी स्लैश आईएनआर का वैल्यू आपका ये आया है ना? ये वैल्यू नहीं, मतलब ये वैल्यू आया है फाइनली, ये वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है? यूएसडी स्लैश आईएनआर का वैल्यू है। अब ये आईएनआर इधर आएगा, इसका मतलब इसके साथ आ जाएगा स्लैश के इधर। अब इसका मतलब है कि कितना है, इतना यूएसडी है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसी तरह से अब देखिए क्या होगा। एक तो जब उन्होंने जो बुक किया था कॉन्ट्रैक्ट को, उस समय इतना वैल्यू था, लेकिन अभी वैल्यू जो है सो उसको इतना ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो है, ये अमाउंट उसे बियर करना पड़ेगा। किसको? जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया है जो कस्टमर, उसे इतना अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि उतना लॉस हुआ है बैंक के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो बचा हुआ, वो बी वाला पार्ट है। वो क्या कह रहा है? बी पार्ट में आपको बोलना है कि रीबुकिंग करना है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना है 1 मंथ के लिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो जब फिर से कॉन्ट्रैक्ट में बुक करेगा, एंट्री करेगा, तो यहां पे किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, वो आपका है बाइंग। क्यों? परचेज किया जा रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट को, है ना? तो बाइंग रेट लगेगा यहाँ पे रीबुक करने के लिए। तो बाइंग रेट लगेगा तो आपका ये वाला रेट लग जाएगा, और इस तरह से ये रेट आपका लग जाएगा, है ना? ठीक है। अब 10% मार्जिन यहाँ पे, सॉरी 15%, 0.515% मार्जिन क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि बाइंग रेट लग रहा है, तो मार्जिन माइनस किया जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। और नियरेस्ट आप यहाँ पे 25 में लेंगे तो ये 27 के जगह पे 0.25, ये 25 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आपका ये निकल के आया। प्रीमियम भी ऐड करना पड़ेगा 1 मंथ का। तो प्रीमियम आपका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.9 पैसा है, इसका मतलब 0.0900 हो गया। अब इंडिकेटिव रेट जो है बुकिंग के लिए कितना लगेगा? तो ये आपका रेट आपका यहां निकल के आया। और जब हम इसमें फॉरवर्ड जो रेट है आपका प्रीमियम का, उसे जब हम ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूरे जितने भी कंफ्यूजन आपके होंगे, मुझे लग रहा है कि वो दूर हो गया होगा। नहीं दूर हुआ है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा हमने इस वजह से नहीं आपको बताया किसी चीज को डिटेल में, क्योंकि लास्ट के जितने भी वीडियो आए हैं आपके ना इससे पहले, उसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका, वो आपकी बुक का, जो मैकमिलन की बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, उसके बारे में हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है और उस वीडियो को भी आपको देखना है, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में।